अब जब मरियम की माँ नाना को दफना दिया गया तो उसके बाद उसका फादर जलील उसको अपने साथ ले आया कि आखिर कौन संभालेगा इस बेचारी बच्ची को। उसके बाद वो मरियम को वापस भी लेकर आया उसकी चीज़ें समेटने के लिए। उस वक्त मुल्ला फैजुल्ला आया उससे मिलने के लिए, उसे कुछ कुरान की बातें समझाने लगे। लेकिन उसको अपनी माँ की याद आ रही थी, उसकी माँ की बातें याद आ रही थी। वो बोलती थी कि मत जा, वो बोली थी आखिरी बार कि मत जा, वहाँ तेरा कोई नहीं है, मत जा। माँ की बातें दिमाग में घूम रही थी। कुछ भी कड़वा बोलती थी लेकिन वो मेरी अपनी थी। आंसू नहीं रुक रहे थे बेचारी के। और इसके बाद जलील ने उसे परमिशन दे दी कि चलकर हमारे साथ हमारे घर में रहो। लेकिन अपने बाप का डबल फेस उसे नजर आ चुका था। वो सर नीचे करके चली गई जहां जलील उसे ले गया और अपने घर में ले जाकर उसको अपना गेस्ट रूम दिया कि यहाँ रहो। वहां जाकर वो बिस्तर पर लेट गई, अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद ज़्यादातर टाइम वो अपने कमरे में ही रहती थी, रूम में अकेली रहती थी, खाना भी अकेले खाती थी। फैमिली के साथ खाने को उसको परमिशन नहीं थी। और इन चीज़ों से वो जान चुकी थी कि उसकी औकात वही है जो उसकी माँ उसे बताती थी, वो एक हरामी है। अगले दिन इस जलील की एक जायज़ बेटी, नीलोफर नाम था उसका, वो इसके पास में आई, अपना ग्रामोफोन पर एक गाना बजाया। फिर उसके बाद में नीलोफर बोली कि मेरी माँ बोलती है कि तुम मेरी असली बहन नहीं हो, तुम्हारी माँ को एक जिन ने मारा। मरियम को बहुत बुरा लगा। उसने कहा तू बंद कर अपना ग्रामोफोन और निकल यहाँ से। वहाँ मरियम से मिलने उसके गांव के लोग भी आते थे, जैसे मुल्ला फैजुल्ला, बीबी जो, ये सब लोग। लेकिन उन लोगों को देखते ही बेचारी रोने लगती थी। वो मुल्ला फैजुल्ला से रो रो कर बोली कि क्यों उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। तो मुल्ला बोले कि तेरी माँ डिस्टर्ब माइंड थी, तेरी कोई गलती नहीं है। इसके बाद अगले हफ्ते नीलोफर जो आई थी, इसकी बहन, उसकी माँ अफसून ने इसको नीचे बुलवाया मरियम को कि नीचे आओ, तुमसे बात करनी है कुछ। पूरी फैमिली को इससे बात करनी थी, जलील और उसकी तीनों बीवियाँ। पहली बीवी का नाम था अफसून, खदीजा और नरगिस। ये तीनों बीवियाँ, चारों ने बैठकर मरियम से बात की कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, राशिद। जलील का कोई दोस्त है, पश्तून है, काबुल में रहता है, लेकिन हमारी तरह फारसी में बात करता है, लड़का अच्छा है। उस वक्त मरियम बस अपने बाप की तरफ देख रही थी कि ये क्या बोलता है, इसकी क्या इच्छा है, लेकिन वो नजरें नहीं मिला पा रहा था इससे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई लड़का नहीं था, 40-45 साल का आदमी था, मरियम से उम्र में लगभग 30 साल बड़ा। अब क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं तो मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली बात है 30 साल का गैप। यहाँ 2-4 साल नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहाँ 30 साल का गैप। लेकिन अफगानिस्तान में इसको एक परफेक्ट मैच मानते हैं कि लड़का मैच्योर होना चाहिए, उम्र में बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं पूछता हूँ, अगर ऐसा है तो मरियम की बाकी बहनें भी हैं, जैसे कि नीलोफर जो उससे मिलने आई थी, उसी की उम्र की है, स्कूल में पढ़ रही है और अब काबुल यूनिवर्सिटी में जाने वाली है, तो उनकी उम्र नहीं है शादी की। खैर ये अलग बात है। अब इन लोगों ने जो बंदा देखा है इसकी शादी के लिए, राशिद, उसकी वाइफ बच्चा पैदा करते करते गुजर गई और उसका बेटा कई साल पहले डूब कर मर गया। जो एक बेटा था इसका, अभी अकेला रहता है। तो इसलिए इसको एक वाइफ चाहिए, चाहे कैसी भी मिले, वाइफ चाहिए। मरियम ने जलील से रिक्वेस्ट की कि मुझे शादी नहीं करनी, लोगों को मना करो अपनी तीनों वाइफ्स को, मैं मुल्ला फैजुल्ला के साथ में रह लूँगी, आपको तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तीनों वाइफ्स नहीं मानी कि मुल्ला फैजुल्ला एक बूढ़ा आदमी है, बहुत ही बूढ़ा आदमी है, न जाने कब गुजर जाए, फिर क्या करेगी, हमारे पास ही आना पड़ेगा, फिर भी हमको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो अभी शादी करवा देते। लेकिन मरियम को ये डर था कि काबुल आसपास नहीं है, काबुल यहाँ से 650 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर रहकर ये राशिद के लिए खाना बनाएगी, सफाई करेगी और कुछ नहीं। पता, ये सब सोच सोच के इसको बस अपनी माँ की बात याद आ रही थी, नाना की, कि औरत की किस्मत में तो बस बर्दाश्त करना लिखा है। वो जलील से रो रो कर बोलती रही कि मुझे मत भेजो, लेकिन वो चुप बना रहा। इसके बाद में तीनों में से एक वाइफ उसको उठाकर ऊपर रूम में लॉक कर आई। अगले दिन इन लोगों ने इसको कमरे में एक लॉन्ग स्लीव्ड ग्रीन कलर की ड्रेस और हिजाब दिया कि तैयार हो जाओ। उसकी मर्जी के बिना ही उससे निकाह बढ़वाया गया। मरियम, मुल्ला ने पूछा, मरियम क्या तुम राशिद को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो? वो चुप बनी रही, कुछ नहीं बोली। तो पीछे से उसके फादर बोले, मरियम। तो फिर उसके मुंह से निकला, हाँ कबूल है। उसके बाद एक 40 साल के आदमी के साथ उसकी शादी हो गई। काबुल जाने वाली बस का इंतज़ार करने लगे ये दोनों, जलील भी उनके साथ में था। उनके जाने से पहले वो बताने लगा कि काबुल एक बहुत खूबसूरत शहर है मरियम, तुम वहाँ खुश रहोगी। वही बातें कर रहा था जो वो कभी हेरात के बारे में किया करता था।
वो जाती जाती अपने बाप से बस इतना बोल के गई कि अपनी माँ से भी ज़्यादा भरोसा किया था तुम पर। वो हकलाता हुआ बोला, तुझसे मिलने आता रहूँगा, मत करो इतनी तकलीफ। बेटी ऐसा ना बोल। लेकिन वो जाते जाते अपने बाप की तरफ पलट कर तक नहीं देख के गई। जलील बस के साथ साथ भागता रहा जब तक कि बस चली ना गई वहाँ से। ये भरोसा ना बहुत नाजुक चीज़ होती है, एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं। अगले दिन मरियम राशिद के घर पहुंची, जो कि काबुल के साउथ वेस्ट के इलाके में था। पास में एक जू था, एक यूनिवर्सिटी थी। अब जब ये अपने नए घर में आ चुकी है तो इसको अपनी फारसी काबुली स्टाइल में बोलने पर ध्यान देना था। ये घर इसके फादर जलील के घर से थोड़ा छोटा था, लेकिन कम से कम जिस एक कमरे में ये अपनी माँ के साथ में रहती थी उससे तो खूब बड़ा था। मरियम ने चारों तरफ उस घर को देखा। उसे अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। लग रहा था किसी अनजान के घर में आ गई हूँ। बिल्कुल अलग अलग सा फर्नीचर, अलग सी स्मेल। वो पुरानी ज़िंदगी में वापस जाकर खूब रोना चाहती थी। ऊपर की तरफ 2 बेडरूम्स थे। राशिद ने उसे एक गेस्ट रूम दे दिया अपना। कहा, जब तक तुम और मैं दोनों कंफर्टेबल नहीं होते तब तक मैं अकेले ही सोना पसंद करूँगा। इस चीज़ ने मरियम को थोड़ी तसल्ली दी। फिर राशिद ने पूछा, तुम्हें उससे डर लग रहा है? तो बोले, नहीं। ये उसकी शादीशुदा ज़िंदगी का पहला झूठ था जब उसने ना बोला। वाकई उसे अपने नए हस्बैंड से डर लग रहा था। अब शुरुआती दिनों में तो ये अपने कमरे में ही रहती थी। राशिद को काम पर जाते हुए देखती थी। वो अपनी बाइसिकल पर कैसे काम पर निकलता था और पूरे घर को देखती थी, और उसे ऐसी फीलिंग आती थी जैसे उसे उसकी जड़ से उखाड़कर कहीं और प्लांट कर दिया गया हो। आस पड़ोस में औरतें और बच्चों को देखती थी जो वो बाहर खेलते थे, बातें करते थे, और याद आती थी ये देखकर कि किस तरह से ये अपनी माँ के साथ में, नाना के साथ में रात के टाइम पर घर के बाहर बैठकर बातें करती थी। मुल्ला फैजुल्ला दिन के टाइम पर उसको कुरान की बातें समझाते थे। रोज़ जब रात होती तो मरियम को एक डर सा लगता, उसका दिल धड़कने लगता कि कहीं आज राशिद उसे अपने साथ सोने के लिए ना बुला ले। जब भी राशिद घर आता तो अपने पूरे दिन की बातें उसको बताता कि आज जूते की दुकान पर क्या क्या हुआ। ऐसी ऐसी बातें बताता जिन्हें सुनने में मरियम को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। एक रात राशिद ने उसे गुड नाइट नहीं बोला और बोला कि तुम बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो जब से तुम यहाँ पर आई हो। अपना सूटकेस खोलो और एक नॉर्मल वाइफ बन जाओ, अब तुम्हें यहीं रहना है। अगले दिन जैसा राशिद ने उसे बोला, उसने अपना सूटकेस खोल लिया और शिफ्ट हो गई ढंग से। दाल, आलू, गाजर की सब्जी बनाने लगी जैसा कि उसकी माँ ने उसको सिखाया था। ठीक से सीखी भी नहीं थी, उससे पहले उसकी माँ गुजर गई। आसपास की औरतों से मिलना शुरू किया। वो औरतें बस अपने पतियों की बुराइयां करती थी। मरियम सोच में थी कि वाकई ये सारी औरतें अपने पतियों से परेशान हैं, नाखुश है, या फिर सिर्फ ये इनके लिए गेम है पतियों की बुराइयां करना। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इन सब में अभी तक मरियम को किसी ने हरामी नहीं बोला था। शायद वो लोग जानते ही नहीं थे और शायद उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। फिर तभी एक औरत ने पीछे से इसके कंधे पर थपथपाया और बोली, जी मेरा नाम फरीबा है, आप शायद राशिद की नई वाइफ हैं, राइट? मेरे हस्बैंड का नाम हाकिम है, वो यहीं पर एक स्कूल टीचर है, कभी चाय पीने आओ आप हमारे घर पर। तभी मरियम के आसपास और भी औरतें जमा हो गई। एक घेरा सा बना लिया, उससे सवाल पूछने लगी अजीब अजीब टाइप के। तो मरियम 2 कदम पीछे हो गई। वो डर गई थी, खुद को फंसा हुआ फील कर रही थी। फरीबा बोली, आप लोग उसे डरा रही हैं, थोड़ा दूर हो जाइए। तभी भीड़ के बीच में से निकल के वो भागी अपने घर की तरफ। भागते भागते एक बार गिर भी गई, उसके घुटने में चोट लग गई। अब काबुल के ये घर एक जैसे ही लगते थे। इन घरों में से वो राशिद का घर पहचान नहीं पा रही थी, अपना ही घर पहचान नहीं पा रही थी। सभी दरवाज़ों को धकेलने लगी, 2-4 दरवाज़ों को, और आखिरकार यार्ड मिल गया उसे और वो पहचान गई। उसे अपना घर मिल गया। इतना अकेला उसे कभी फील नहीं हुआ था। उस रात जब राशिद घर में लौटा तो मरियम ने नर्वस होकर उसे अपना बनाया हुआ खाना खिलाया कि इसको कैसा फील होगा, कैसा अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। तो बोला, राशिद बोला, अच्छा बना है, ऐसे कल तुम्हें मैं काबुल घुमाने लेके चलूँगा। ये ब्लू कलर का बुरखा लो, वो नया लाया था उसके लिए ख़रीद कर। वो मरियम से बोला, मेरी दुकान पे अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं। उनकी वाइफ्स मेकअप करती है, छोटी छोटी स्कर्ट्स पहन कर आती हैं, और उनके हस्बैंड खुद को मॉडर्न इंटेलेक्चुअल मानकर उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन असल में वो अपनी प्राइड और ऑनर दोनों को मिट्टी में मिला रहे हैं, अपनी बीवियों को ऐसे आधे आधे कपड़े पहनाकर। और मैं आपको बता दूं, हाकिम और फरीबा, जिस औरत से ये अभी मिलकर आई है, उसने अपने हस्बैंड के बारे में बताया था, स्कूल टीचर है, वो भी उन कस्टमर्स में से एक हैं जो खुले विचारों के हैं। लेकिन राशिद बोलता है कि कितनी गलत बात है, क्योंकि जहाँ से ये राशिद आता है ना,
जिस जगह से ये आता है, बिलोंग करता है, इसके हिसाब से औरत का फेस उसकी माँ बाप के अलावा सिर्फ उसके हस्बैंड को देखने का हक है। इसलिए मरियम को इसने बुर्का दिया नीले कलर का नया। अब ये बुर्का जो है ये बहुत ही सफोकेटिंग फैब्रिक से बना हुआ है, कंफर्टेबल नहीं था इसको, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है तो पहनकर चल दी। ये बस पकड़ी, ये लोग रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में इसको आइसक्रीम वगैरह खिलाई। उसके बाद बड़ी डरी हुई सी ये राशिद के साथ में काबुल की गलियां घूमने लगी। बोला ये देखो ये क्या है, ये क्या है, गलियां घुमाने लगा। उसने इसको एक शॉल दिलवाई, बोला कैसी लगी तुमको, पसंद आई? तो बोली हाँ। अब उसको पसंद आई हो या ना आई हो, इसको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी अपने आसपास के लोगों की खुले दिमाग की सोच, जिससे थोड़ा फैसिनेट फील करने लगी। वो आसपास की औरतें जो अपने पतियों की बुराई करती हैं, उनसे जानकर उनसे मिलकर इसको रियलाइज़ हुआ कि ये कितना कम जानती है। उस रात इसको काबुल घुमाने के बाद में ये इसके रूम में आया और बिस्तर पर इसके साथ में लेट गया। जैसे ही वो उसको टच करने लगा वो कांपने लगी। राशिद बोला इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम लोग शादीशुदा हैं। और उसके बाद इसने जो करना था वो किया। फिर इसके बाद रमज़ान का महीना आ गया। उन दिनों राशिद से भूखा नहीं रहा जाता था, इसलिए वो रमज़ान रखता नहीं था। जब ईद आई तो ईद पर ये मरियम के साथ में वॉक पर निकला। सब एक दूसरे को ईद मुबारक बोल रहे थे। रास्ते में फरीबा ने उसकी तरफ हाथ हिलाया तो मरियम ने सिर्फ गर्दन हिला करके हंस करके उसे रिप्लाई किया। राशिद बोला इनके साथ ज़्यादा बातचीत मत करो, ये लोग बहुत बकवास करते हैं, बहुत ही बकवास लोग हैं। और इसका हस्बैंड तो एकदम ही बेवकूफ़ है, अपनी वाइफ को कुछ बोलता ही नहीं है। इसके बाद उस रात जब चांद दिखा तो ये सारे के सारे फायरवर्क्स देखने गए। मरियम सोचने लगी काश इसकी माँ जिंदा होती तो देख पाती कि इसकी लाइफ में भी कुछ खुशियाँ हैं। वो कहती थी कि तेरी लाइफ में सिर्फ बर्दाश्त करना लिखा है। ईद पर राशिद के कुछ दोस्त लोग आए उसके घर पर पार्टी वगैरह करने के लिए। उस वक्त उसने मरियम को बोला कि तुम ऊपर ही रहो। कम से कम राशिद उसकी इज्जत की परवाह करता था, जो उसे बहुत अच्छा लगा। उसके प्राइड और ऑनर की परवाह करता है और दूसरी औरतों की भी। अब जब वो लोग चले गए तो पूरे घर की सफाई भी इसी को करनी पड़ी। कोई बात नहीं, जब घर साफ कर रही थी तो उस वक्त ये राशिद के कमरे में पहुंची, राशिद के रूम में। वहां पर उसकी ड्रेसिंग का ड्रॉवर खोला तो उसके अंदर एक चीज़ देखकर ये डर गई। वहां पर एक बंदूक पड़ी थी और उस ड्रॉवर में कुछ मैगजीन्स भरी हुई पड़ी थी, आधी नंगी लड़कियों की पिक्चर्स वाली मैगजीन्स। ये देखकर इसको शॉक सा लगा, बड़ा डिस्गस्टिंग सा फील हुआ कि जितना प्राइड और ऑनर की बात करता है ये आदमी, दूसरी औरतों की स्कर्ट्स की बात करता है, सब दिखावा करता है, और इन नंगे चिथड़ों को देखने में इसको शर्म नहीं आती। फिर इसने खुद को ये बोलकर समझा लिया कि मैं कौन होती हूँ उसको जज करने वाली, जो करे सो करे। उसी के नीचे राशिद के बेटे की इसको पिक्चर मिली जो कि गुजर गया था, डूब के मर गया था। फिर इसके बाद ये सोचने लगी कैसा फील हुआ होगा उसको कि जब इसका बेटा मर गया होगा। एक दिन डॉक्टर ने मरियम को बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिस न्यूज़ को सुनकर राशिद तो बड़ा एक्साइटेड हो गया। उसकी इच्छा थी कि लड़का ही पैदा हो। इतना एक्साइटेड हो गया कि अगले दिन ही पालना बनाने लगा अपने होने वाले बेटे के लिए, जिसे देखकर मरियम थोड़ी टेंशन में आ गई कि ये इतना श्योर कैसे है कि लड़का ही होगा। राशिद तो अपने होने वाले लड़के के लिए विंटर कोट भी खरीद लाया था। इसके घर में लोग सेलिब्रेट भी करने आने लगे। राशिद ही बुलवाता था, जिनके लिए पकाने और साफ करने का काम भी यही बेचारे करते थे। वो लोग बस खाते थे और हंसते थे। अगले दिन जब ये हमाम में गई तो अचानक इसके खून आने लगा, दर्द होने लगा। फरीबा ने उस वक्त इसकी हेल्प की थी, लेकिन उस वक्त क्या पता चला कि इसका बेबी गिर गया। कभी कभी इसके जो पेन होता था ये सोचती थी कि इसको एक पनिशमेंट मिल रही है, अपनी माँ को जो छोड़ा था ना उसकी पनिशमेंट मिल रही है। उस वक्त राशिद इस पर इतना पॉजिटिव हो चुका था कि इसको मारना तक शुरू कर दिया था। इसका पहली बार बच्चा गिर गया, दूसरी बार गिर गया, तीसरी बार भी गिर गया, चौथी बार भी गिर गया, पांचवी बार भी गिर गया और छठी बार। 4 साल की शादी के अंदर 6 बार इसके बच्चे गिर चुके थे, जिससे राशिद इससे चिड़ा चिड़ा कटा कटा रहने लगा। ऊपर से पता नहीं काबुल में क्या चल रहा था, इसको पता ही नहीं है, कम्युनिस्ट और गवर्नमेंट के बीच में। तो ये अपने हस्बैंड से पूछती, वो उसका मजाक बनाता कि तुमको ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं की तुमने। बस इनके बच्चा नहीं हो रहा था, राशिद को बस यही टेंशन थी। यहाँ इनके बच्चा नहीं हो रहा था, वहाँ
फरीबा जो थी उसने अभी अभी एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, बहुत ही खूबसूरत बच्ची, जिसका नाम दिया था इस हाकिम और फरीबा ने लैला। लैला नाम था इस बच्ची का। यहाँ मरियम राशिद के लिए खाना बनाकर लाई। उसने चावल के कटोरे को हटा दिया बहुत गुस्से में। इतने साल हो गए तुमको खाना बनाना नहीं आया ठीक से अभी तक। इसने गुस्से में पता है क्या किया दोस्तों, बाहर जाकर छोटे छोटे पत्थर लेके आया, कंकर, और लाकर मरियम के मुंह में डाल दिए कि चबा चबा। गुस्से में बोला, इसमें जो टेस्ट आता है ना, ऐसा खाना पकाती है तू। इतना बोलकर वो चला गया। मरियम ने पीछे से वो पत्थर थूके अपने मुंह से। जब निकाले बाहर तो खून आया, इसके 2 दांत टूट चुके थे। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।